Namaskaram. Welcome to this new episode of Advantage, where we learn how to read newspapers. So, this article is from 17th March, The Hindu, an explainer, you can say. What is Elon Musk's and Starlink all about? Starlink has been in news for a couple of reasons, for a couple of months, you can say. For several reasons, because of several reasons, Starlink has been in news. So, let's start. Let's read this article. So this is the introductory paragraph. It is actually letting us know what are the reasons why this topic, this Starlink, is in news. So recently, Airtel and Jio in India signed distribution pact with Starlink. So a very basic information you can say: SpaceX is the company, a SpaceX Corporation, and this company is providing a service called Starlink. So this is a something like two very basic facts that you can consider that are available in the introductory paragraph. The distribution pacts are a reversal from, so these things are not at all important from exam perspective. They are just giving an introduction to what happened in recent times. Here comes the important part. What is a Starlink? सो स्टारलिंक इज अ लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन कॉन्स्टेलेशन मतलब बहुत सारे सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है, आप कह सकते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट ऑर्बिट में है, मीन्स ज़्यादा ऊपर नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में है। नाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ कि एलईओ क्या होता है, और इससे एसोसिएटेड चीज़ ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स और उनकी यूटिलिटी। दिस इज समथिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी. So like UPSC keeps asking questions on this, so you can consider it key like what are the different types of orbits, what are their utility. So this Starlink constellation of satellites is to be set up in is being set up in low earth orbit, and it provides internet access to users with ground terminals. Ground terminals मतलब सैटेलाइट ऊपर में है, धरती है, धरती के ऊपर सैटेलाइट है, दिस इज अर्थ, इसके ऊपर सैटेलाइट है, और अर्थ के यहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल है। दिस ग्राउंड टर्मिनल विल रिसीव नेटवर्क फ्रॉम द सैटेलाइट, विल ट्रांसमिट नेटवर्क बैक, विल रिसीव एंड ट्रांसमिट, एंड in this way broadband internet services will be like provided. So these ground terminals, which the Elon Musk owned SpaceX is already selling in around 40 countries. So the Starlink services, Elon Musk is the name, very famous businessman, you can say. So he is selling this Starlink services in 40 countries. What is important in this paragraph is that Starlink is a constellation of satellites in low Earth orbits. So these two are important points over here. Then the satellites constantly orbit the earth, चक्कर लगाते हैं अर्थ का। ब्लैंकेटिंग ब्लैंकेटिंग मतलब पूरा ढक देते हैं, प्रैक्टिकली इट्स एंटायर हैबिटेबल सरफेस विद कवरेज एज लॉन्ग एज अ गिवन टर्मिनल ऑन द ग्राउंड हैज विजिबिलिटी टू द स्काई। अब यहाँ पे काम की चीज़ क्या है कि जैसे हमने देखा कि दिस इज अर्थ, और अगर ये पूरा स्टारलिंक सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन है, और यहाँ पे अगर ग्राउंड टर्मिनल है जो हमने देखा, तो दिस ग्राउंड टर्मिनल शुड बी विजिबल टू दिस सैटेलाइट। तो विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर विजिबिलिटी ब्लर हो गई तो चांसेस हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट्स, द इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट्स वोंट वर्क इफेक्टिवली। तो विजिबिलिटी वाला एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीएससी इस पॉइंट्स पे आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे नॉर्मल जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं, जो मोबाइल नेटवर्क होती है, तो उसके लिए विजिबिलिटी लाइन ऑफ साइट जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क एक चल रहा है और अगर आपका फ़ोन यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के मतलब लाइन ऑफ साइट में हो। कहीं छिपे हुए भी हैं तो काम चल सकता है। बट स्टारलिंक के केस में है कि अगर यहाँ पे आपका टर्मिनल है और यहाँ पे सैटेलाइट है, सो दिस टर्मिनल शुड बी विजिबल टू द सैटेलाइट, देन ओनली इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। दिस सर्विस ऑफर्स स्पीड्स ऑफ अराउंड 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। 100 एमबीपीएस तक की स्पीड देता है, अच्छी बात है। कंपेरेबल मैंने तो नॉर्मली हमारे यहाँ 100 एमबीपीएस की स्पीड मिल जाती है नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन से।
अब ब्रॉडबैंड क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, बिकॉज स्टारलिंक की वजह से, इंटरनेट सर्विसेज की वजह से, टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, और यू कैन से कि मोड्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज। ये कुछ ऐसी चीज़ है, कितने तरीके के हो सकते हैं, वायरलेस हो सकता है, वायर लाइन हो सकता है, सैटेलाइट बेस्ड हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन। तो हाउएवर इट्स लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटेंसी का मतलब ड्यूरेशन पे, अंतराल पे चीज़ें, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। और द टाइम, लेटेंसी मीन्स द टाइम इट टेक्स फॉर अ गिवन डाटा पैकेट टू ट्रैवल बिटवीन अ यूजर एंड अ टेरेस्ट्रियल इंटरनेट नेटवर्क्स। तो लेटेंसी इज हायर देन वायर्ड ब्रॉडबैंड। अब बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे है कि जो लेटेंसी की अगर बात करें तो लेटेंसी स्टारलिंक में ज़्यादा है। मतलब स्टारलिंक में डिलेड ट्रांसमिशन है। अगर सपोज कीजिए कि अगर नॉर्मल इंटरनेट सर्विसेज से, अगर नॉर्मल इंटरनेट और वायरलाइन सर्विसेज से या ब्रॉडबैंड सर्विसेज से अगर एक इंफॉर्मेशन इस प्लेस से इस प्लेस जानी है, सपोज कीजिए कि ट्रैवल करने में 10 मिनट्स लगता है, तो स्टारलिंक में वो चीज़ थोड़ा सा, जो पैकेट का ट्रांसमिशन है, थोड़ा सा पीछे रहेगा। बात यहाँ स्पीड की नहीं हो रही है, स्पीड इज डिफरेंट एंड लेटेंसी इज डिफरेंट। तो ये क्लैरिटी आपको रखना चाहिए। तो इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है कि यहाँ पे स्पीड और लेटेंसी को, दोनों को एक साथ करके एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को, पॉइंट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो काम की चीज़ यहाँ पे ये भी है कि स्टारलिंक का जो लेटेंसी है, दैट इज ब्रॉडबैंड से ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे जो हायर देन कहा गया है, इस बेसिस पे भी आपके लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखा कि इस इन्हीं दो पैराग्राफ में हमारी काम की कितनी सारी चीज़ें मिल गई। पहली यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऑर्बिट, थर्ड विजिबिलिटी वाला एस्पेक्ट, फोर्थ स्पीड, फिफ्थ लेटेंसी, sixth you can say mode of productivity, providing internet services, and six is like किसकी लेटेंसी ज़्यादा है, सेवेंथ इज दिस वन। ठीक है। सैटेलाइट्स वर्क इन कंजंक्शन विद ग्राउंड स्टेशन ऑन अर्थ। ग्राउंड स्टेशंस मतलब आपने एक सेटअप लगा दिया धरती पे, जो ऐसा एंटीना आप कह सकते हैं लगाया, ऐसा टावर लगाया, ऐसा इक्विपमेंट लगाया जो कि इंफॉर्मेशन और सिग्नल को ट्रांसमिट करे और रिसीव करे, तो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेशन। तो सैटेलाइट्स जो काम करते हैं ग्राउंड स्टेशन के कंजंक्शन में, मतलब साथ में काम करते हैं। सिर्फ आसमान में सिर्फ और ऑर्बिट में सैटेलाइट लगाने से काम नहीं चलेगा ना। सैटेलाइट्स, अगर कोई चीज़, अगर सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन रिसीव या भेजनी है, तो उसके लिए धरती पे, ज़मीन पे भी कुछ सिग्नल्स, और आप कह सकते हैं कि सिग्नल रिसीव करने वाली कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए। तो विच आर फिजिकली कनेक्टेड टू द इंटरनेट, लाइक any other network, and beam up connections wirelessly to satellites above them at a given point। तो इन इंटरनेट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होती हैं उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, समझ लें तो बेहतर है। इन इंडिया स्टारलिंग में नॉट बी गुड। हाँ, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अब रिमोट एरियाज और सिटीज़ में स्टारलिंक की यूटिलिटी बताई जा रही है। तो कह रहे हैं कि सिटीज़ जो है या टाउन्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी 5G सर्विसेज अवेलेबल है, उन जगहों पे स्टारलिंक की यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बिकॉज हम आगे देखेंगे क्यों नहीं होगी। पर हाँ, ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पे अभी जो है इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ रिमोट लोकेशंस, वहाँ पे हम टावर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, वायरलाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं पहुँचा पाए, बिकॉज बहुत कहीं दूर जगह पे है, इंटीरियर में है, पहाड़ों पे है। तो वैसे रिमोट एरियाज के लिए सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि बेनिफिट, आप कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज। तो ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे है आपके लिए। मूविंग अहेड, स्टारलिंक कैन ऑफर डिसेंट कनेक्टिविटी, ठीक है। हाउ मच डज स्टारलिंक कॉस्ट, कॉस्ट कितना है? तो कॉस्ट इसका यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है।
ओवरऑल मान के चलिए कि हार्डवेयर प्राइस का कॉस्ट है, एक यूज़र टर्मिनल जिसे आप राउटर कह सकते हैं, जो हम लोग जैसे ब्रॉडबैंड वाईफ़ाई लगवाते हैं घर में तो एक राउटर होता है। तो उसकी और हार्डवेयर कॉस्ट की बात की जा रही है कि मोर और लेस इतना हार्डवेयर कॉस्ट पड़ता है। रेज़िडेंशियल किट जो यूएस में इतना है और रोमिंग वाला किट मतलब ऐसा मूवेबल जो किट रहता है, एक जो फिक्स्ड किट है, एक जगह पे फिक्स्ड हो गया, दैट इज़ $149 यूएस में कॉस्ट कर रहा है। ऐसा किट जो मूवेबल है, गाड़ी में लगा दिया आपने और वो $349 है। अब इंडिया एक कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि 30% ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो हार्डवेयर होगा, स्टारलिंक सर्विसेज रिसीव करने के लिए और यूज़ करने के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, दैट विल बी एन एडिशनल एंड मोर कॉस्ट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। मूविंग अहेड, सो ये तो बात हो गई हार्डवेयर प्राइस की, तो कॉस्ट एक हार्डवेयर प्राइस पे। सेकंड इज लाइक इक्विपमेंट, इंडिया में बता रहे हैं कि एनीवेयर इट विल कॉस्ट बिटवीन दिस एंड दिस, नॉट इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट, और जो इक्विपमेंट है यूएस में मैन्युफैक्चर होता है। तो ओवरऑल कॉस्ट कैसे उसका ज़्यादा है, इनिशियल कॉस्ट, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इतना डिटेल में आपको नहीं याद करने की ज़रूरत है। बस आप सिंपली ये कहिए कि हार्डवेयर कॉस्ट की जो होगी उसकी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, बहुत कॉस्टली होगा। अगर ऐसा कोई फिगर कोट कर सकते हैं कि रफली अराउंड 17,000, तो ठीक है, अच्छी बात है। बिसाइड्स दिस, अनलिमिटेड रेजिडेंशियल एंड रोमिंग प्लान्स। अब ठीक है, यहाँ तक तो बात हो रही थी हार्डवेयर की। अब यहाँ पे जो उनकी सर्विसेज का जो प्लान होगा, पेबल जो चार्जेस होंगे उसकी बात कही जा रही है। और उसको भूटान में रिसेंटली स्टारलिंक आया है, एक अच्छा सा फैक्ट है आपके लिए। इंडिया के नेबरहुड में भूटान में स्टारलिंक सर्विसेज लॉन्च हुई है और वहाँ का कॉस्ट का एग्जांपल दिया जा रहा है। एंड दिस इज करेंसी ऑफ भूटान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि करेंसी ऑफ भूटान इज लाइक पेग्ड टू इंडियन करेंसी। तो यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में इट इज डिस्क्राइबिंग कि बियॉन्ड अदर देन दी हार्डवेयर प्राइस, हार्डवेयर कॉस्ट, देर आर अदर कॉस्ट लाइक सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करेंगे, तो प्लान्स जो होंगे उसके चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे। तो भूटान में 4200 टू 8400 है, तो रफली इंडिया में भी उतने ही चार्जेस होंगे। तो नॉट ओनली हार्डवेयर कॉस्ट बट ऑल्सो यूसेज चार्जेस आर ऑन हायर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कि दी भूटानीज करेंसी इज पेग्ड टू रुपी एट पैरिटी। अब दिस स्टेटमेंट इज नॉट डायरेक्टली लाइक यू कैन से कि रिलेटेड टू स्टारलिंग टॉपिक, बट अगर इकोनॉमी की बात करो, आईआर की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट, ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हायर प्राइस प्लान, अभी से मोबाइल प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। इंडिया में स्टारलिंक कैसे कब अवेलेबल होगा, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। किस तरीके के रेगुलेटरी हर्डल्स हैं? रेगुलेटरी हर्डल्स इट इज इट सेल्फ इन अ बिग, यू कैन से मेजर की पॉइंट, की टर्म है स्टारलिंक सर्विसेज, और यू कैन से कि ओवरऑल टेलीफोनिक सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए व्हाट आर द रेगुलेटरी चैलेंजेस, रेगुलेशन कैसे होता है, हाउ टू रेगुलेट, हाउ दीज गेट रेगुलेटेड। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो देयर आर रेगुलेटरी हर्डल्स, द शार्पेस्ट अमंग बीइंग इंडियन गवर्नमेंट्स हेवी स्क्रूटनी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या है कि स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा तीखी नज़र, पैनी नज़र रखे हुए है, ध्यान से ऑब्जर्व कर रही है इंटरनेट सर्विसेज को, बिकॉज कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस। किसी भी विदेशी कंपनी को, पर्टिकुलरली वो जो सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसको अगर इंटरनेट सर्विसेज को अगर लेना हो तो थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट डायमेंशन हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड। तो स्पेसएक्स को जीएमपीसीएस ऑथोराइजेशन की जरूरत है, विच इज प्रोवाइडेड अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। अब टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, दिस इज लाइक एन एक्ट, आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू इंटरनेट सर्विसेज, टेलीफोनिक सर्विसेज को रेगुलेट किया जा रहा है। तो इस एक्ट के की प्रोविजंस वगैरह अगर आपको मिलते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे जो बात कही गई है, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट ऑथोराइजेशन,
जीएमपीसीएस, यूपीएससी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं व्हाट इज जीएमपीसीएस, पर अगर मेंस वगैरह क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग प्रोसीजर ऑफ गिविंग लाइसेंसेस टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उसमें आप एक अच्छा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले टेलीग्राफ एक्ट था, अपडेटेड रूल्स, न्यू एक्ट, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो रेगुलेशन की बात हो रही है स्टारलिंक को, जो ऑथोराइजेशन की बात हो रही है जीएमपीसीएस ऑथोराइजेशन की, तो दैट ऑथोराइजेशन इज गेटिंग डिलेड। वो कैसे होगा उसके लिए क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशन अभी लाने की जरूरत है। यहाँ पे ओवरऑल वो बात कही जा रही है, तो इसको बस एक सेंटेंस में आपको इसको ऐसे समझ के रखना है। एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑथोराइजेशन, स्पेसएक्स had to convince the Indian government to accept its contentions on revealing corporate ownership data. ऑथोराइजेशन मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ओनरशिप, स्टारलिंक की ओनरशिप किसके किसके पास है, वो सारा डाटा स्टारलिंक को, इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिसे स्टारलिंक ने अभी तक रेसिस्ट किया है, मतलब स्पेसएक्स ने अभी तक रेसिस्ट किया है। स्पेसएक्स की ओनरशिप की डाटा किसके किसके ओनरशिप किसके किसके पास है, वो डाटा अभी तक स्पेसएक्स ने देने से रेसिस्ट किया है। अगेन दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये इतनी निटी-ग्रिटीज़ में आपको फँसने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। व्हाइल रिपोर्ट सजेस्ट दैट दिस पर्टिकुलर हर्डल हैज़ बीन पास्ड, सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। इन चीज़ों को, ऊपर वाली जो चीज़ें कही गई हैं और कॉर्पोरेट ओनरशिप डाटा नॉट मच इम्पॉर्टेंट, पर हाँ सिक्योरिटी क्लियरेंस, जैसा हमने अभी बात करी नेशनल सिक्योरिटी की, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई सैटेलाइट से प्रोवाइड करना चाह रहा है, हमारी कंट्री में आना चाह रहा है, तो उसका इफेक्टिव रेगुलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव रेगुलेशन, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। इट इज ऑल्सो अनसर्टेन वेदर द कंपनीज ग्राउंड स्टेशन इन इंडिया आर करेंटली ऑपरेशनल। अब ये जो है लॉजिस्टिक्स, या आप कहें कि ऑपरेशनल लेवल चैलेंज है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की अगर हम बात करें, स्टारलिंक के इंडिया में आने के लिए लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, या आप ऐसा कह लें ऑपरेशनल चैलेंजेस। लॉजिस्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट टर्म हो जाएगा, ऑपरेशनल चैलेंजेस कह सकते हैं, एक बेटर टर्म है ऑपरेशनल चैलेंजेस। तो ऑपरेशन चैलेंजेस क्या है कि सैटेलाइट तो, स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन तो है ऑर्बिट में, पर इंडिया में रिसीव करने के लिए क्या इंडिया में स्पेसएक्स के ग्राउंड स्टेशंस हैं? क्या स्पेसएक्स ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा है इंडिया में वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? अगर नहीं करा है तो वो करना पड़ेगा, तो वो एक ऑपरेशनल चैलेंज है। फाइनली स्टारलिंक ऑल्सो नीड्स टू बी अलॉटेड वायरलेस स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम वाला कॉन्सेप्ट जब से मोबाइल सर्विसेज इंडिया में आई है तब से स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है, जो इशू है, रह रह के कई दिनों पर, कुछ महीनों पर वो न्यूज़ में आता रहता है। अब स्पेक्ट्रम की वजह से आपको पता होगा 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और 2G स्कैम की वजह से बहुत सारे मोबाइल लाइसेंसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिए थे। तो फिर से स्पेक्ट्रम का मुद्दा आ गया। गवर्नमेंट कहती है कि दूसरी कंट्रीज के तरीके इट विल नॉट ऑक्शन दिस स्पेक्ट्रम एज दीज आर नैरो बीम्स दैट कैन बी शेयर्ड विद अदर प्रोवाइडर्स अनलाइक द सिग्नल्स एमिटेड बाय टेलीकॉम टावर्स ऑन द ग्राउंड। अब इस पूरे सेंटेंस में दो बातें। पहली, एक तो कॉन्सेप्ट, किस चीज का? स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट वर्सेस टेलीकॉम टावर्स। स्पेक्ट्रम कैसे इन चीज़ों में डिफर डिफर करता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नैरो बीम होता है स्पेक्ट्रम का सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज के लिए, जो कि आसानी से दूसरे प्रोवाइडर्स का शेयर किया जा सकता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू ऑक्शन दिस स्पेक्ट्रम। तो होता क्या है, स्पेक्ट्रम की बोली लगाई जाती है, जिसने जो दिया अच्छी बोली लगाई उसको स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाता है। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम का क्या बैंड है फॉर सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विस इन कंपैरिजन टू टेलीकॉम टावर्स। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी। इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आई विल बी मेकिंग वेरी सून, बिकॉज इस
आर्टिकल का इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे हमारे न्यूज़पेपर में काम की आज चीज़ें हैं। तो दैट्स वाई मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा है, इनके लिए ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको शायद शेयर करूँगा। टेलकोज़ जो है, टेलकोज़ मतलब टेलीकॉम कंपनीज़ जो हैं, एयरटेल, जियो, इन्होंने अभी अ, कुछ दिन पहले कहा था कि दे हैव डिमांडेड दैट ये वाला स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने ऐसा अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2012 में, जिसमें कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट स्carce नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड बाय ऑक्शन। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो डिटेल दी गई है डिस्प्यूट डिबेट की चीज़ें, नॉट मच इंपॉर्टेंट, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्सेज है अगर है, पर्टिकुलरली स्कैर्स नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड मात्रा में है, तो वो किसी को ऑक्शन के थ्रू ही अलॉट होने चाहिए। दो तरीके होते हैं, एक ऑक्शन का, एक अलॉटमेंट का, और यू कैन से कि सिंपली असाइन कर देना। असाइन कर देना मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इस पर्टिकुलर कंपनी को, हम सपोज कीजिए कोल माइन की बात करते हैं, एक कोल माइन मिला उड़ीसा में, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दिस कोल माइन आई विल असाइन टू पर्टिकुलर कंपनी कॉल्ड ए। ऑक्शन होता है, उस कोल माइन को गवर्नमेंट ने ऑक्शन के लिए रख दिया, और जितनी भी कंपनीज हैं, ए बी सी, दे विल बिड, बोली लगाएंगे वो, कि मैं इस कोल माइन को 100 रुपए में खरीदूंगा, दूसरा बोलेगा 110 रुपए में खरीदूंगा। जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको कोल माइन मिल जाएगा। तो दिस इज लाइक टू मोड्स, आप कह सकते हैं, टू मोड्स हैं टू अलोकेटिंग नेचुरल रिसोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2012 में कि जो स्कैर्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्हें ऑक्शन के थ्रू अलॉट करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इट इज अनक्लियर इफ दीज हर्डल्स विल बी क्लियर्ड ऑन टाइम। हाउएवर, मस्क जिस तरीके से यूएस गवर्नमेंट में बढ़ गया है और ट्रम्प साहब का जैसा प्रेशर हुआ है, तो स्पेकुलेशन है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है स्टारलिंक की एंट्री फैसिलिटेट करेगी। अगेन दीज आर काइंड ऑफ स्पेकुलेशन, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। हो सकता है बात सही हो, पर इनका ऐसा कुछ यूटिलिटी नहीं है। असाइड फ्रॉम एयरटेल जियो's कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर, दे हैव नॉट बीन ऑफ एयर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अभी तक सिर्फ अग्रीमेंट की बात हुई है एयरटेल और जियो के द्वारा। आगे का क्या फॉर्मेट मूवमेंट है और रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज़्यादा अभी डिटेल में बताया नहीं गया है। तो दिस वाज द ओवरऑल आर्टिकल। बहुत कुछ इसमें हमारे काम की चीज़ नहीं थी, थोड़ी बहुत कुछ काम की चीज़ें थी, और जो हमारे काम की चीज़ थी उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। मतलब इस आर्टिकल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, होमवर्क करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कुछ अच्छी चीज़ें जो हमें मिली, स्टारलिंक के बारे में बताया गया। कुछ चीज़ें हमें जो चैलेंजेस थे स्टारलिंक को लेकर के, स्टारलिंक का इंडिया में इम्प्लीमेंट अगर लाना है, उसे यूज़ करने के लिए या उसे अलाउ करना है, तो उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, रेगुलेटरी चैलेंजेस, नेशनल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट, ऑपरेशनल चैलेंजेस, देन स्पेक्ट्रम वाला इशू, प्राइसिंग कॉस्ट का इशू। तो ये कुछ ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे। आई विल बी शेयरिंग अ क्रिस्प नोट्स ऑफ ऑल दीज फॉर योर रेडी रेफरेंस।